लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करेंगे हम। लॉज ऑफ मोशन समझने से पहले सबसे पहले हमें वर्ड समझना होता है, टर्म समझनी होती है। इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मोशन का अपोज नहीं, मोशन में चेंज का अपोज। एक बॉडी है, रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी 0 है। बॉडी है, रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी 0 है। इनर्शिया प्रॉपर्टी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। एक बॉडी है जो है रेस्ट पर, और इस बॉडी को आप मोशन देना चाहते हैं। एक बॉडी है जो रुकी हुई है, इसे आप मोशन देना चाहते हैं, तो इस बॉडी की टेंडेंसी है कि मैं चलूं ना, रुकी हुई हूं तो मैं रुकी ही रहूं। और उस अपोजिशन का ओवरकम करने के लिए ही आपको चाहिए क्या? फोर्स। एक बॉडी ऑलरेडी चलती हुई आ रही है, मोशन में है, इसे आप रोकना चाहते हैं, स्टेशनरी करना चाहते हैं आप। इसकी टेंडेंसी है चलते रहने की, लगातार चलते रहने की कोशिश है, इसकी कोशिश है। टेंडेंसी मतलब इसकी चाहत है, इसकी कोशिश है कि मैं चलता ही रहूं। और उस टेंडेंसी के अगेंस्ट इसे रोकने के लिए आपको लगाना पड़ेगा क्या? फोर्स। एक बॉडी है, किसी स्ट्रेट लाइन में चलती हुई आ रही है, यहां पहुंची और अब आपने इसको मोड़ देना है, इसे आपने मोड़ देना है, इसके मोशन को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी, इस बॉडी की टेंडेंसी है कि जिस डायरेक्शन में चल रहा हूं उसी डायरेक्शन में चलता रहूं। ये सारी टेंडेंसी, ये सारी प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रुके रहने की चाहत, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलते रहने की चाहत, इनर्शिया ऑफ मोशन। न मुड़ने की चाहत, घूमना नहीं है, वो नहीं है मुझे अपने रास्ते से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हर बॉडी में ये इनर्शिया है। जो कुछ भी आप मटेरियल ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसी में ये इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है। तीनों इनर्शिया है। इनर्शिया है तो है कितना? इनर्शिया है तो है कितना? न्यूटन ने कहा कि जिसका मास ज्यादा है उसी में ये प्रॉपर्टी ज्यादा है। एक बड़े मास की कोई ऑब्जेक्ट है, एक बड़े मास का कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट छोटे मास का है, तो इसकी चाहत भी बड़ी है, इसकी इच्छाएं बड़ी हैं। ये बड़ा है तो इसकी इच्छाएं बड़ी है। इसकी इच्छा क्या है? नहीं, मैं तो नहीं चलूंगा, मैं तो रुका रहूंगा अपनी जगह। इसमें भी इच्छा है लेकिन वो छोटी है। इसकी बड़ी इच्छा के अगेंस्ट इसे चलाने के लिए आपको बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी छोटी इच्छा है तो इसे चलाने के लिए छोटे से फोर्स से काम बन जाएगा आपको। तो उन्होंने कहा कि मास जिसका बड़ा है उसी का इनर्शिया बड़ा है। तो सीधी सीधी बात है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मेजरमेंट है बॉडी का मास। बॉडी का मास ही उसके मेजरमेंट, इनर्शिया का मेजरमेंट है। लार्जर द मास, लार्जर इज द इनर्शिया। फर्स्ट लॉ, यहीं से न्यूटन का फर्स्ट लॉ निकल कर आता है, और जिसे हम बोलते हैं सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है? वही प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी बॉडीज की है
इन ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है इसे एक लॉ की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। क्या? बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, रुकी हुई रुके रहना चाहती है, एंड बॉडी इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। लेकिन मोशन में थोड़ा सा स्पेसिफिक करना पड़ता है, मोशन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन से चलते रहना चाहती है। रुकी हुई बॉडी रुकी रहेगी, चलती बॉडी चलती रहेगी, लेकिन कब तक? हमेशा नहीं, until a non-balanced force is applied। जब तक इस पर कोई एक नॉन बैलेंस फोर्स अप्लाई ना किए जाए तब तक रुकी हुई बॉडी रुकी रहेगी, चलती हुई बॉडी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलती ही रहेगी। दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ समझने से पहले हमें समझना पड़ता है इनर्शिया, और सेकेंड लॉ समझने से पहले एक और फिजिकल क्वांटिटी समझनी पड़ेगी, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। अब इस क्वांटिटी से क्या मतलब है? दो बॉल है आपकी तरफ आ रही है एक के बाद एक। एक बॉल है आपकी टेनिस बॉल और दूसरी क्रिकेट बॉल। दोनों बिल्कुल सेम वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रही हैं, आपको रोकना है। आप इस टेनिस बॉल को आराम से रोक पाएंगे, आप इस क्रिकेट बॉल को थोड़ा सा संभल कर रोकेंगे। आपको अपना हाथ थोड़ा सा संभल कर रखना पड़ेगा। रीजन, आपको पता है कि इसका मोशन हल्का है, इसमें कम मोशन है, और क्रिकेट बॉल भारी है, इसमें ज्यादा मोशन, इस पर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। उस मोशन को रिड्यूस करना है आपने रोकने के लिए, मोशन को रिड्यूस करना है रोकने के लिए। सर दो बॉल है आपकी, दोनों ही क्रिकेट बॉल है। एक वेलोसिटी v1 से आपको अप्रोच कर रही है, दूसरी v2 वेलोसिटी से आपको अप्रोच करती है। v1 इज ग्रेटर देन v2। v1 जरा ज्यादा है, v2 हल्की सी धीरे धीरे आ रही है आपकी तरफ। आपको आइडिया हो गया कि ये रोक लूंगा इसे आराम से, और जो तेज चलती हुई आ रही है, बहुत तेज शॉट लगी हुई आ रही है, उसको थोड़ा संभल कर रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। उस मोशन को रिड्यूस करने के लिए आपको संभल कर इसे रोकना पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोमेंटम, मोमेंटम जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, अक्सर स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Larger the mass, larger is the quantity of motion. Larger the velocity, larger is the quantity of motion. If a body is stationary, तो फिर इसमें कितना मोमेंटम है, कितना मोशन है इसके अंदर? इसका मोशन 0 है। दूसरी कंडीशन तो हम बात ही नहीं कर सकते कि अगर मास किसी का 0 हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मास तो चींटी के पैर की छोटी उंगली के नाखून का भी होगा, मास तो होगा ना। दूसरी कंडीशन तो हम बात कर ही नहीं सकते।
लार्जर द मास लार्जर इज द मोमेंटम, लार्जर द वेलोसिटी लार्जर इज द मोमेंटम। अब सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ इस मोमेंटम पर है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम नहीं, मोमेंटम में बदलाव, रेट ऑफ चेंज। मोमेंटम में बदलाव भी नहीं, मोमेंटम में कितना तेज बदलाव हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑन द बॉडी। और जब हम फोर्स, जब हम सिंपली फोर्स की बात करते हैं तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस फोर्स का तो मतलब ही नहीं कोई। Rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force on the body. And this change takes place in the direction of force applied. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होना है। क्या है मैथमेटिकली? दिस इज मोमेंटम, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई बता सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों है मोमेंटम? ये पूरा स्टेटमेंट हमें लिखना मैथमेटिक्स में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज द momentum p vector, change of momentum dt, change in momentum, small change in momentum. How to find the rate? Divide this change by time, जितने टाइम में चेंज हुआ है। rate of change of momentum, this is the rate of change of momentum, is directly proportional to the force on the body. और क्योंकि आपने दोनों तरफ डायरेक्शन लगा दी, वेक्टर लगा दिया, तो इस पूरी क्वांटिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? वही डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑन द बॉडी। दिस इज सेकेंड लॉ। क्या है ये? सेकेंड लॉ। और इस सेकंड लॉ का ही रूप है जिसे आप कहते हैं व्हाट इज मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास इज कांस्टेंट until the velocity is not comparable to velocity of light. What is this? Just raise your hand. What is this? This quantity. What is this quantity? This is rate of change of velocity. And the rate of change of velocity is, oh sorry, मैंने proportional लगाना था अभी यहाँ. The rate of change of velocity is acceleration. तो F directly proportional mass into acceleration of the body. और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, you have to give a constant. Right? लेकिन न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने क्या काम किया? बड़ा अच्छा काम किया, हम सबके लिए आसानी कर दी। उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया। फोर्स डिफाइन किया तो लोगों ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हमें बात समझ आ गई कि इस चीज को चलाने के लिए, रुके हुए से चलाने के लिए, चलते हुए से रोकने के लिए फोर्स चाहिए। तो अभी मैं पेन चला रहा हूं तो फोर्स है कितनी? मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं? न्यूटन से पूछे, ठीक है जी मैं पेन चला दिया, मैंने चल गया है पेन, एक्सेलरेशन आ गई, कितनी फोर्स लगाई मैंने? न्यूटन ने कहा देखो, फोर्स को नापने का बहुत आसान तरीका अपना लेते हैं। कैसे? ये बॉडी है, इसका मास है 1 kg, इस पर आप फोर्स लगा लो,
कितना फोर्स लगा दो कि इसका एक्सेलरेशन आ जाए इसमें कितना 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का। 1 kg ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है, इसे चला दो कितने एक्सेलरेशन पर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड पर चला दो फोर्स लगाकर। तो अब जितनी भी फोर्स लगाई है बस ये इस फोर्स को कह दो कि ये 1 यूनिट फोर्स है। बाकी सब ने मिलकर कहा भाई ठीक है आपने बहुत अच्छी बात बताई है, हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे 1 न्यूटन कहेंगे। हम इसे याद रखिएगा कैपिटल एन से नहीं लिखा जाता नाम, कभी भी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है नाम। ये यूनिट बन गई फोर्स की। अगर मैंने कैपिटल एन से नाम लिख दिया तो इट विल बी अ नेम ऑफ अ पर्सन। अगर कैपिटल एन से लिख दिया इट विल बिकम अ नेम ऑफ अ पर्सन। नाउ इट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो फिर तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई 1 kg फोर्स बॉडी पर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का आपने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करा तो आपको फोर्स कितनी लगानी पड़ी 1 न्यूटन। तो अब सिंपल सी बात है के की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। मतलब न्यूटन फोर्स में फोर्स की यूनिट न्यूटन ने कुछ इस तरह से डिसाइड कर ली ताकि हर बार इस के की वैल्यू कितनी रहे 1 ही रहे। और आपका इक्वेशन बन गई क्या F इक्वल्स ma न्यूटन। ये सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सेकेंड लॉ फोर्स। थर्ड लॉ क्या कहा न्यूटन ने, थर्ड लॉ न्यूटन ने कहा कि कोई भी फोर्स अकेले नहीं चलती। फोर्स इज नेवर अलोन। फोर्स अनबैलेंस फोर्स act in a pair of action and reaction। दोनों में से किसी एक को आप एक्शन कहते हो, दूसरा रिएक्शन है। दोनों में से कौन सा एक्शन है कौन रिएक्शन है कोई नहीं जानता। एक एक्शन है तो दूसरा उसका रिएक्शन है। क्या कहा न्यूटन ने, एक बच्चा शैतानी सा कर रहा था कुछ, मैं तो खैर मारता नहीं किसी को भी, तो क्या हुआ कि किसी ने पीटा, छोड़ो पिटाई विटाई की बात है। एक बॉल आ रही थी बैट्समैन की तरफ और बैट्समैन ने इस बॉल के रास्ते में अपना बैट लगाया, और बैट ने इस बॉल की डायरेक्शन बदल दी बाय अप्लाइंग अ फोर्स। तो न्यूटन ने क्या कहा कि केवल बैट ने बॉल पर फोर्स नहीं लगाया, बॉल ने भी बैट पर फोर्स लगाया। वही तो बैट बॉल का फोर्स है जो आपको अगर खेल रहे हो तो आपको फील होता है। अगर ये बॉल फोर्स न लगा दी तो आपको क्या फील होता है, कुछ भी फील नहीं। न्यूटन ने कहा कि अकेली फोर्स कभी काम नहीं करती, फोर्स कभी अकेले काम नहीं कर सकती। इट ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर। आउट ऑफ पेयर वन फोर्स इज एक्शन एंड द अदर फोर्स इज इट्स रिएक्शन। दो बॉडीज हैं, ये ए और ये बी। अगर ए ने बी पर फोर्स लगाया है तो ए ने फोर्स लगाई बी पर, ए ने फोर्स लगाई बी पर। इस फोर्स को नाम रखते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी।
तो न्यूटन ने कहा बी ने भी ए पर फोर्स जरूर लगाई है। फोर्स ऑन ए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ये दोनों की दोनों फोर्स आपस में एग्जैक्टली इक्वल होनी है और अपोजिट होनी है। चाहे आप नेगेटिव साइन यहां लगा दो या फिर नेगेटिव साइन यहां लगा दो, डायरेक्शन दोनों की एग्जैक्टली अपोजिट होगी, नथिंग अदर देन अपोजिट, नथिंग अदर देन अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट दोनों की डायरेक्शन होना है, दोनों को एग्जैक्टली इक्वल भी होना है। लेकिन these two forces act on two different bodies। अगर दो इक्वल अपोजिट फोर्स एक ही बॉडी पर लग जाएं, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तीनों लॉ ये हैं, लेकिन एक्चुअली न्यूटन का एक ही लॉ है। लॉ केवल एक ही है, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ are the form of second law। फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है? it tells the answer of what is force। फर्स्ट लॉ आपको बताता है कि फोर्स है क्या। क्या कहा फर्स्ट लॉ ने कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, कोई बॉडी चल रही है चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि फोर्स न लगाई जाए। रुकी हुई बॉडी रुकी हुई रहेगी, चलती बॉडी चलती। तो इसका मतलब फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा कॉज है दैट चेंजेस, मैं छोड़ देता हूं ब्लैंक, दैट चेंजेस, क्या चेंज करता है? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। एक कॉज जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर दे, अक्सर चेंज नहीं कर पाता। तो द कॉज दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, जो कोशिश तो करे चेंज करने की, क्या? स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स इज अ कॉज दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो फर्स्ट लॉ ने बताया कि फोर्स है क्या। फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। एक कॉज है। सेकेंड लॉ बताता है हाउ मच इज दिस फोर्स, ये फोर्स है कितनी। हाउ मच इज दिस फोर्स, फोर्स है कितनी है? न्यूटन ने कहा कि जो बॉडी है उसके मास को मल्टीप्लाई कर दो उस एक्सेलरेशन से, जो एक्सेलरेशन क्रिएट कर दिया किसने? फोर्स ने। तो दोनों का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा क्या? क्वांटिटी ऑफ फोर्स। हाउ मच इज द फोर्स। फर्स्ट लॉ टेल्स व्हाट इज द फोर्स, सेकंड लॉ टेल्स हाउ मच इज द फोर्स, एंड थर्ड लॉ टेल्स नेचर ऑफ फोर्स। कि फोर्स की नेचर क्या है? फोर्स की नेचर है कि हमेशा एक्शन और रिएक्शन के पेयर्स में काम करेगी, अकेली एक फोर्स कभी काम नहीं करेगी। फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये तीन लॉ हो गए, लेकिन एक्चुअल में
केवल सेकंड लॉ ही है, बेसिक लॉ सेकंड लॉ है ही लॉ, एक सेकंड लॉ, सेकंड लॉ का ही एक रूप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ का ही एक दूसरा रूप थर्ड लॉ। तो क्या है सेकंड लॉ, क्या है सेकंड लॉ? एफ इक्वल्स डीपी बाई डी टी, के की वैल्यू 1 हो गई, यहां के की वैल्यू 1 हो गई। अगर एफ कहीं जीरो है, किसी फोर्स पर नेट फोर्स जीरो है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है, तो क्या होगा? डीपी बाई डी टी जीरो। द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। Here which one is variable? Which one is variable here? Momentum. तो ये वेरिएबल कैसा होना है? कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल एक्चुअली है क्या? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसमें से मास तो कांस्टेंट होना ही होना है, और मास एंड वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, जिसमें से मास तो कांस्टेंट होना ही होना। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यहां वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। दूसरी तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, यहीं से मैथमेटिकली dp by dt equals 0. What is momentum? Momentum equals mass into velocity 0. Mass is a constant. Then dou by dt equals what? 0. There are two physical quantities. There are two physical quantities. One quantity is mass and the other quantity is rate of change of velocity. And the product of these two physical quantities is 0. दो फिजिकल क्वांटिटी हैं आपके, दो फिगर्स हैं आपके, दो फिगर्स a इंटू बी इक्वल 0. कब हो सकता है 0? व्हाट मे बी द कंडीशंस? It may be possible when a equals 0. It may be possible when b equals 0. It may be possible when a and b both are 0. Here m is not 0. बॉडी में कुछ तो मास होना ही है। दो फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से एक का कंफर्म है कि 0 नहीं है, और प्रोडक्ट दोनों का 0 हुआ जा रहा है। तो फिर क्या बना आपका? dv by dt equals 0. Again, which physical quantity has its differentiation 0? A constant physical quantity. It means v equals constant. मतलब v की v बदलेगा नहीं फोर्स के बिना। फोर्स के बिना वेलोसिटी नहीं बदलेगी। चाहे इस v की वैल्यू, अगर इस v की वैल्यू 0 है तो 0 से नहीं बदलेगी, और इस v की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो से नहीं बदलेगी। इसका मतलब जो रुका हुआ है वो बिना फोर्स के चलेगा नहीं, जो चल रहा है बिना फोर्स के रुकेगा नहीं। और यही क्या है? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में यही तो कहा न्यूटन ने, क्या कहा? तो बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अंटिल अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाइड। और वही तो यहां से निकल कर आ गया कि अगर फोर्स ना हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिसकी 0 है रुकी वो रुका रहेगा, जिसकी वेलोसिटी है नॉन जीरो वो अपनी नॉन जीरो वेलोसिटी चलता रहेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आगे इंक्लूड हो गया, डायरेक्शन भी नहीं बदलनी बॉडी को। तो ये आपने क्या किया एक्चुअली? डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ, डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ। Newton's third law is also a form of Newton's second law. There are two bodies interacting each other. This body is A, this body is B.
दो बॉडीज ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स 0। दो बॉडी का आपस का इंट्रैक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं काम कर रहा। जैसे आप कैरम खेलते हुए स्ट्राइकर ने स्ट्राइक किया बोट को, तो जब वो स्ट्राइक हो रहा है तब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में बॉडी ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ? दूसरी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ? और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सारा नेट मोमेंटम में चेंज कितना आया? 0। ये क्या है? इट इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इट इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल्स एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और यही तो सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ। तो ये आपने ड्राइव कर दिया क्या? ये कहां से लिया? देखो हमने ये कहां से उठाया, कहां से उठाया? सेकंड लॉ से। क्या निकल कर आया? दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। तो बेसिक लॉ is the second law. First law and the third law are the different forms of second law.